सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने मुझे मालेगांव शहर से कैंडिडेट नामजद किया है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे सिर्फ 2 मिनट मिला है बस, और बाद में बहुत ढेर सारी लिख के लाया था। तो मैं आप लोगों से ये अपील करूँगा कि 20 नवंबर को इलेक्शन के दिन आप लोग 2 नंबर का बटन, जिसके ऊपर मेरी निशानी, पेन की निब, कलम, उसके ऊपर वोट करें और कामयाब करें। इंशाल्लाह हम लोग आपकी तवक्को से ज़्यादा काम करेंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तशरीरी जलसे के सदर और आप सभी शामिल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 20 तारीख को मालेगांव शहर समेत पूरे महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में तमाम सियासी पार्टियां आप तक पहुंच रही हैं और ये उसी का एक कड़ी है जो हम आपके दरमियान यहाँ मौजूद है। दोस्तों और साथियों, वक्त बहुत कम है, बातें बहुत सारी आप लोगों के दरमियान रखनी थी, लेकिन चंद बातें मैं आप लोगों के सामने सिर्फ ये रखूंगा कि इलेक्शन के वक्त तमाम लीडरान आपके पास आएंगे, उनसे पूछिए कि उन्होंने 5 सालों में आपके लिए क्या काम किया। आजी माजी भी आएंगे, उनसे भी पूछिए आप। आज के मौजूदा MLA आएंगे, साबिक MLA आएंगे, और जिनके वालिद मोहतरम 35-40 साल तक MLA रहे, उन्होंने इस शहर को क्या दिया, ये जरा उनसे पूछिए। हमारी इंतहाई नई पार्टी है और हमारा एक इंतहाई तालीम याफ्ता काबिल इंजीनियर उम्मीदवार है, और आपसे बहुत मैं गुजारिश करूंगा कि 20 तारीख को आप इन्हें वोट दो। और रुपये पैसे की रेल भी होने वाली है, चल रहा है, जैसा कि 2 दिन पहले मालूम हुआ, रुपये तकसीम किए जा रहे हैं, घरों घर रुपया पैसा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रुपयों के बल पर इदारे, क्लब और नौजवानों को खड़ा किया जा रहा है। 100 रुपया पर हेड पर शख्स, एक शख्स को 100 रुपया चाय पानी के नाम पर दिया जा रहा है। कुछ तो शर्त कीजिए, क्या हम लोग 100 रुपये पर बिक सकते हैं? क्या हमारी सरगर्मियां हम सिर्फ 100 रुपये के एवज इनका 15 से 20 दिन झंडा उठाकर काम कर सकते हैं? क्या 1000 और 500 रुपये में इनको वोट दे सकते हैं? यही आप लोगों से गुजारिश है कि 20 तारीख को वोट देने जाने से कबल आप एक मरतबा जरूर तमाम उम्मीदवारों का मुआवजा कीजिए और हमारे SDPI के कैंडिडेट को भरपूर वोटों से नवाजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जनाब अब्दुल्ला इंजीनियर साहब उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए, डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब महाराष्ट्र के सदर, जनाब कलीम अहमद साहब, मुकामी जिम्मेदारान, बुजुर्गों, दोस्तों और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार, गैरतमंद, पर्दा नशीन माएँ बहनें, हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े। मैं अगर पिछले 40-50 साल की बात करूं तो हर सियासी जमात से जो नुमाइंदे आते हैं इलेक्शन के अय्याम में, उन तमाम का एजेंडा होता है तामीर और तरक्की। पिछले 40-50 साल में जो लोग चुनकर आए या जो लोग हारे, उन तमाम लोगों का एजेंडा तामीर और तरक्की था। तो मेरा सवाल है शहरियान से, चुनकर आने वाले या हारने वाले, इन्होंने जो अपने एजेंडे में बात की थी तामीर और तरक्की की, ये कहां तक पहुंची? मेरा सवाल है मालेगांव के शहरियान से।
एजेंडा तालीम और तरक्की था, तामीर और तरक्की था, तो आज शहर खंडर क्यों है? आज हर सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाला उम्मीदवार मीडिया में और अखबारात में अपना एजेंडा तामीर और तरक्की बता रहा है। तो भाई साहब, पिछली बार आपका एजेंडा क्या था? तामीर और तरक्की। उससे पहले आपका एजेंडा क्या था? तामीर और तरक्की। आज पूरे शहर की तमाम सड़कों का हाल हम देख ले, हमारा शहर धूल और कचरों का अंबार बन गया है। हर सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाला अवामी नुमाइंदा इस काम को करने में फेल हो चुका है मुकम्मल तरीके से। मैं अगर अपने इसी वार्ड इस्लामपुरा की बात करूं तो जिस रोड पर हम आज जलसा कर रहे हैं, इस रोड का नाम है निशात रोड। ये सीमेंट का रोड पिछले कुछ महीनों पहले ही तामीर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अंडरग्राउंड गटर के नाम पर बहुत जल्दी इसको खोदा जाएगा और करोड़ों रुपए का नुकसान जो हमारे खून पसीने की कमाई हमने टैक्स की शक्ल में कॉरपोरेशन को दी थी, उसका नुकसान किया जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन? आजी और माजी और इन्हीं के साथ साथ दबदबे वाले, ये तमाम लोग इसके जिम्मेदार हैं। माजी में जब कॉरपोरेशन के अंदर महासभा होती थी ऑनलाइन, आपको पता होगा लॉकडाउन के अंदर या कोरोना के अंदर जब महासभा होती थी तो ऑनलाइन होती थी। ये इल्जाम लगाया जाता था पोजीशन पर, अपोजिशन की तरफ से, कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, शहर के ताल्लुक से हम जब बात करते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती। उसमें कायदो सालार के ग्रुप के लोग भी थे और दबदबे वाले भी थे। मैं बता दूं आपको कि इनके साथ में सरों की तादाद थी। इन्होंने कितनी बार कॉरपोरेशन के गेट पर धरना दिया कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर महासभा से पहले बाकायदा सेटिंग होती थी, सेटिंग। आज हम देखें प्राइमरी स्कूलों का हाल, शर्म आती है हमें अपने आप पर कि हम ऐसे शहर में रहते हैं जहां का एक नुमाइंदा आलिम है, आलिम। बताइए हमारी प्राइमरी स्कूलों का हाल क्या है? ये रोड जहां खत्म होता है, सामने स्कूल है जिसको स्कूल नंबर 1 कहा जाता है। उस स्कूल के तमाम गालों को प्राइवेट दुकानदारों को बेच दिया गया। उसके अंदर कायदो सालार भी थे, नस्ल नौ भी थे और दबदबे वाले भी थे। इसमें एक हम्माम में सब नंगे। शहर की रिजर्व जमीनों को बेच कर खाने का काम इसी मालेगांव शहर के तमाम नुमाइंदे कर रहे हैं। बुनकर भवन बनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। उन मासूम बच्चों के स्कूल के ग्राउंड को खोद कर वहीं पर बनाया जा रहा है। उसके थोड़ा सा आगे बढ़े, बुनकर बाजार, मेरे पास आरटीआई की पूरी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बुनकर बाजार, बुनकर ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो चुका है। माजी में एमएलए साहब ने भी वहां पर अपने नाम की तख्ती लगवाई। याद होगा आप लोगों को, नहीं याद होगा तो इत्तेहाद टाइम्स पर मैंने वीडियो देखा है, जाके देख लो। बुनकर ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो गया। शहर की तमाम सियासी पार्टियों ने बुनकरों के नाम से सियासत की, मगर बुनकरों को क्या दिया? एक बुनकर सर्कल के नाम से इफ्तिताह किया गया था, गायब हो गया, पैदा होने से पहले ही खत्म हो गया। शहीदों की यादगार अपने पैदाइश के दिन से आज अपनी ओपनिंग को तरस रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को पावर दीजिए, ताकत दीजिए, हमें किसी की जरूरत नहीं। अपने हाथ से उसको पर्दा निकाल कर हम आवाम के सामने रख देंगे। हमें कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। इसी जगह पर खड़े होकर साबिक एमएलए ने कहा था कि मैं कानून बनाना जानता हूं। प्राइम मिनिस्टर है क्या भैया? प्राइम मिनिस्टर भी कानून नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट का जज है क्या? शहीदों की यादगार एक बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी किसी जमाने में, इन्हीं के दौर में तोड़कर उल्टी बंदूक लटका दी गई और पूरे शहर के सामने एक मजाक बनाकर रख दिया गया। हम देखें स्कूलों के वक्त हमारे बच्चों का क्या हाल होता है। एडीटी और जेटी स्कूल के पास देखें
बच्चे तो परेशान रहते हैं कि इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, कौन है इसका जिम्मेदार। ऐसे शहर में ये हालात है जहां पर एक एमएलए आलिम है, मैं दूसरे जाहिलों की बात बाद में करूंगा, इनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि तालीम पर ध्यान देना चाहिए था, मगर ये उसमें भी फेल हो गए। मिड डे मील के नाम पर बच्चों को जो स्कूल में खिचड़ी खिलाई जा रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मिड डे मील की खिचड़ी के अंदर चाहे आजी हो, माजी हो या ये दबदबे वाले हो, ये तमाम एक हम्माम में नंगे आपके बच्चों को जो स्कूल में खिचड़ी खिलाई जाती है वो तमाम के तमाम ठेकेदार है इस मामले में। अंडरग्राउंड के नाम पर जो शहर को खोदा गया है, अंडरग्राउंड के ठेके में तमाम सियासी लीडरान ठेकेदारी कर रहे हैं, ठेकेदारी, और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। नदी के उस पार भी अंडरग्राउंड का काम हुआ, देख लीजिए कितने दिन वहां की सड़कें बंद हुई और किस कंडीशन का काम हुआ, वहां बनकर काम पूरा हो गया और हम अभी भी खुदे हुए रोड पर चलने के लिए मजबूर हैं। गुज़िश्ता दिनों मदरसे के बच्चों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया, जो हमारे मुस्तकबिल के इमाम हैं, हमारे मुस्तकबिल के मौज़िन हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के मुफ्ती हैं, हमारे मुस्तकबिल के हुफ़ाज़ हैं। हमको शर्म आनी चाहिए, हम मस्जिदों और मीनारों के शहर में रहते हैं। हमारा शहर तालीमी एतबार से इस्लामी तालीम का सेंटर है, सेंटर, और ऐसे सेंटर में हमारे मदरसे के बच्चों को सड़कों पर उतरकर एहतजाज करना पड़ रहा है। बड़े ही शर्म की बात है। उसी जगह पर मोहम्मद मुसब अंसारी नाम के शख्स की अहलिया के साथ क्या हुआ आप लोगों ने अखबारात में पढ़ा होगा। उसकी बीवी का हमल जाय हो गया उस महाद मिल्लत के खड्डों की वजह से। उसने शहर के तमाम लीडरान को, शहर के तमाम वोटर्स को कातिल कहा, कातिल, अपनी पोस्ट के अंदर सोशल मीडिया पर जो उसकी पोस्ट वायरल हुई। हम इंसान ही है या ज़ॉम्बी बन गए, जानवर बन गए, दरिंदे बन गए। कम से कम अपने हक की आवाज तो हम उठा ही सकते हैं, हम इतने कमजोर नहीं है। ये मानेगांव शहर जहां तख्ता पलट हुआ था, हम ऐसे शहर में पैदा हुए और आज हमारे साथ में ये हाल हो रहा है, हमारा हाल ऐसा हो जा रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार। ये आगरा रोड पर फ्लाईओवर ब्रिज का काम पिछले 2017 से इसका काम शुरू है, आज भी मुकम्मल नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये 2 पिलर पे मुश्तमल फ्लाईओवर ब्रिज आउटडेट हो चुका है। आउटडेट सरकार ने या गवर्नमेंट ने इसको 10 साल पहले आउटडेटेड ब्रिज करार दिया गया है इसको। आप लोग अगर नासिक और मुंबई गए होंगे तो आप लोगों ने ब्रिज देखा होगा, सिंगल पिलर पे बने हुए सारे ब्रिज हैं। ये ब्रिज आउटडेट हो चुका है, आउटडेट। हम उसका आउटडेट ब्रिज का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, ये शर्म की बात है। इसी इस्लामपुरा वार्ड के पीछे जो रोड है मिर्जा गालिब रोड, उसका हाल देखा है। नस्ल 9 के छोटे भाई ने वहां ढोल पीटा था, उसके बाद भी कायदे सालार को शर्म नहीं आई या कारपोरेशन में बैठे लोगों को शर्म नहीं आई कि ये रोड का काम कर दिया जाए। कौन है इसका जिम्मेदार। इसी वार्ड के उस कोने पर टीपू सुल्तान टावर है, आप देखें वहां जानवरों को बांधा जा रहा है। वो टीपू सुल्तान जिन्होंने शहादत दी इस मुल्क के लिए और हमारे हीरो हैं, मुजाहिदे आजादी हैं, रॉकेट मैन है, रॉकेट मैन। उनके नाम का जो टावर है उसका हाल देख लीजिए, हमको शर्म आती है कि हम कैसे शहर में पैदा हो गए। उसके थोड़ा सा आगे बढ़े, कसाबपाड़ा मस्जिद के पास हमेशा गटर का प्रॉब्लम, हमेशा हम 10 साल से सुन रहे हैं कि वहां गटर भर जाती है, मगर हमारे नुमाइंदों को शर्म नहीं आती। आखिर कब इनको शर्म आएगी। ये चाहते ही नहीं गरीब का बच्चा पढ़ लिख लेवे। अगर पढ़ लेगा लिख लेगा तो सवाल करेगा जैसे आज हम कर रहे हैं। इनको सिर्फ नारा लगाने वाला चाहिए, साहब तुम कुछ मत करो, अब तुम्हारे साथ हैं। ये 2024 के नौजवान हैं, साहब नहीं काम करेंगे घर बैठा देंगे। चाहे कोई भी साहब हो, नस्ल 9 हो, कायदो सालार हो, दबदबे वाले हो। मैं यहां जो बात करने जा रहा हूं मैं वो नहीं करना चाहता था, मगर अब मैं वो करूंगा। गुज़िश्ता दिनों दबदबे वाले ने अखिलेश यादव को बुला के यहां बड़ा प्रोग्राम किया। मैं आपको बता दूं, जिस दिन अखिलेश यादव और इकरा हसन मालेगांव में थे, बहराइच चल रहा था और वो यहां आके बुनकरों की बात कर रहे थे। यूपी में
मदरसों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, मसाजिद को डेवलपमेंट के नाम पर शहीद किया जा रहा है, वहां इनका मुंह नहीं खुलता और यहाँ के दबदबा बता रहे हैं। किसी का कोई दबदबा ना यहाँ है ना यूपी में है। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ में उनके वोटों को बटोर करके सिर्फ सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखें ये इसी वार्ड से लगकर 3 कोनी बगीचा, क्या हुआ था उस बगीचे में आपको बता दूं मैं, 2016 में वहां पर 3 कोनी बाग के अंदर टावर बनाया गया था लाइब्रेरी के नाम पर, कागज के ऊपर। उसको नाम क्या दिया था? जो उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट के जेर इंसराफ था, आयशा हकीम उर्दू लाइब्रेरी जिसका नाम दिया गया था। और ये उनके ऐड में दिया गया था कि मस्जिद नबवी के तर्ज पर बनाएंगे। किसके तरह, कौन किया था ये काम को, याद है आपको? ये नस्ल नौ जो तालियां बजवा रहे हैं जातियात के बयानात देकर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं एक बात और बता दूं कि मालेगांव आउटर और अतराफ में जितने लोगों को अजीत दादा पवार और बीजेपी के लोगों ने खड़ा किया, उनका निशान रिक्शा है, रिक्शा। रिक्शा निशान महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में है। हमारा भी, हमारे भी 11 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उसमें हमारा निशान भी रिक्शा है। मगर जो जहां हम लोग नहीं हैं वहां बीजेपी और अजीत दादा गुट के लोगों ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है उसका निशान भी रिक्शा है। चाहे नांदगांव ले लो या आउटर का इलाका ले लो, वो क्या बोलते हैं उसको, बंडू। उसके नॉमिनेशन रैली में सारे बीजेपी के लोग शामिल थे। देख लीजिए अखबारात और फोटोज इस बात के गवाह हैं। शहर के ताल्लुक से कोई भी सियासी लीडर या कोई भी सियासी जमात संजीदा नहीं है। पिछले 3 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं मालेगांव शहर के अंदर। मैं आपको बड़े फख्र से बताना चाहूंगा कि 12 नवंबर का मामला जब आया उस वक्त हम लोगों ने सबसे पहले आगे आकर ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल के वकला को मालेगांव में लाकर, जो जहां पर हादसा हुआ था उस जगह ले जाकर सर्वे कराया। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मालेगांव में लाई जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकला शामिल थे। उन वकला ने मुंबई के प्रेस क्लब में जाकर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कोलसे पाटिल की सरबराही में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और 12 नवंबर के ताल्लुक से तमाम हकायक से रोशनास पूरे मुल्क को कराया। ये हमारा काम था। आपको बता दूं कि जब ईदगाह पर झंडा लहराया गया फिलिस्तीन का, तो वो लड़का साकिब था। कहां है भाई साकिब? हाँ, आज तमाम स्टेजों से, सियासी स्टेजों से नारा लगाया जा रहा है तेरा मेरा रिश्ता क्या। उस वक्त जब शहर के एमएलए से सवाल किया गया कि झंडा लहराने वाले से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो उन्होंने कहा इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि दुनिया में जहां जहां मजलूम बसते हैं उनके ताल्लुक से झंडा लहराने वाला और आवाज उठाने वाला हमारा अपना, और हम उसके साथ खड़े हैं। यही है वो मर्द मुजाहिद जिसने पूरे शहर के लोगों के सामने एक झंडा लहराकर वो मैसेज दिया था ईद के दिन कि अपनी दुआओं के अंदर उन मजलूम माओ बहनों को, उन शहीदों को याद करो या याद रखो। ये वो मर्द है। हम छाती ठोक कर कहेंगे कि हम इसके साथ हैं, जो बनता है उखाड़ लो। हर मजलूम हमारा है, वो चाहे किसी मजहब, किसी बिरादरी, किसी का पीर, किसी का मुरीद हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो मजलूम है तो वो हमारा भाई है। आज शहर के अंदर एक, मैं समझता हूं कपिल शर्मा शो तमाशा चल रहा है। सिर्फ जातियात पर बयान देकर नौजवानों से तालियां बजवाई जा रही है। माजी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले अंसार जमात थाने के अंदर युवा मेड़ावा रखा गया। युवा मेड़ावा यानी नौजवानों का इज्तिमा। नौजवानों को क्या दिया गया? अरे इनके हिस्से की रिजर्व जमीनें जहां पर क्रिकेट के स्टेडियम और खेलकूद के इंडोर और आउटडोर प्रोग्राम करने के जो जगह थी फिक्स, उसको भी बेच के खा गए। इन्हीं के अपने लोगों ने नालों की जगह को भी पाल कर खा गया।
इनके जरिए खाया गया उसको। कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा? कोई नहीं। आज शहर के अंदर अपोजिशन नाम की चीज नहीं है। तेरी चोरी पे मैं चुप और मेरी चोरी पे तू चुप। मगर याद रखिए, आप लोगों की चोरी और चुप्पी के बीच में एक जमात नौजवानों पर मुश्तमल है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हम इलेक्शन के अय्याम में भी आपके दरमियान में और इलेक्शन के बाद भी रहेंगे। हमें ताकत में लेके आइए, इंशाअल्लाह शहीदों की यादगार की उल्टी बंदूक के ऊपर का कवर 2 मिनट में फाड़ के फेंकेंगे। 2 मिनट के अंदर, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आपको किसी बड़े बैनर और किसी बड़े नाम पे जाने की जरूरत नहीं है। एक आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत है। क्या है हमारी आइडियोलॉजी? हमारी आइडियोलॉजी एकदम क्लियर, एकदम शफाफ, एकदम ट्रांसपेरेंट। पूरे मुल्क में हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक एक नारे को लेकर पूरे मुल्क की आवाम को इकट्ठा कर रहे हैं। ना हम किसी से खौफ खाएंगे, ना हमारी वजह से किसी को खौफ में मुब्तला होने की जरूरत है। आज खौफ की वजह से दूसरी सियासी जमातों ने अपनी दुकानों पर ताला लगा लिया। मैं आखिर में आप लोगों से विदा होने से पहले एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट, एक अपील करूंगा कि हमारे शहर से हम लोगों ने यानी एसडीपीआई ने अब्दुल्ला इंजीनियर साहब को अपना नुमाइंदा बनाया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। आप लोग सबसे पहले एक बात को समझ लें कि सबसे ज्यादा बुरा हाल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का है। एक इंजीनियर से ज्यादा इसको कोई नहीं समझ सकता। आप लोगों से अपील है कि 20 तारीख के दिन जब आप बटन दबाने जाएं तो अपने मासूम बच्चों का चेहरा एक बार देख लेना। एक बार देख लेना कि वो जेटी और एकेडी स्कूल के पास कचरों के अंबार से होकर गुजर के जाते हैं और फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे घंटों ट्रैफिक में जाम रहते हैं। एक बार इस चीज को जरूर याद रखना और मेरा जुमला लिख लीजिए, इसको याद रखना। बकौल मुसम अंसारी, हम कातिल नहीं है, हम कातिलों को रोकने वाले हैं। हम पूरी ताकत लगाएंगे कातिलों को रोकने के लिए। आप 20 तारीख के दिन कलम की निशानी, जो पढ़े लिखों की निशानी है, उसको दबाएं। 2 नंबर का बटन है हमारा और अब्दुल्ला इंजीनियर साहब को भारी अक्सरियत से वोटें दिलाएं और कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमारे मेहमानों के साथ अनुकरीब वो स्टेज पर आने वाले हैं। आज का ये इलेक्शन, आज का ये एसडीपीआई का जलसा, जैसे कि आप तमाम लोगों को ये बाखूबी मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इलेक्शन की असेंबली इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और सियासी मार्केट बहुत उछाल पर है। सियासत गर्म हो चुकी है। 20 नवंबर को वोटिंग होना है। 20 नवंबर को आपको वोट देने के लिए अपने घरों से निकल करके जाना है। अब मसला और हमारे नजदीक ये आ जाता है कि वोट देने के लिए हम तो अपने घरों से निकलेंगे, वोट देने के लिए हम पोलिंग बूथ तक जाएंगे। वोट किसको देना है और क्यों देना है? आप लोगों के जहन में एक सवाल कश्मकश कर रहा है और उस पर ये कि ये एसडीपीआई, ये हमारे शहर के लिए झंडा नया, नाम नया, लोग नए। आज तक हमारे शहर की सियासत 4 पार्टियों के 3 पार्टियों के इर्द गिर्द घुमा करती थी, जो खानदानी सियासत के ठेकेदार हैं। यह अचानक से एसडीपीआई का इस शहर के अंदर वजूद में आना, हर एक समझदार आदमी के जहन में यह सवाल खटक रहा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ये ने क्या 2009 21 जुलाई को इस पार्टी की बुनियाद रखी गई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बुनियाद जिन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर रखा, वो हिंदुस्तान के वो वफादार लोग थे जिन्होंने इस चीज को महसूस किया कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान की सियासत में अच्छा नहीं है। बहुत
सोच समझ करके, बहुत संजीदगी के साथ, जिसमें हिंदुस्तान के वो दानिश्वर मुस्लिम उलमा थे, जिसमें दलित बिरादरी के लोग थे, जिसमें सरदार जी सिख लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे, बड़े बड़े वकला और इन दानिश्वरों ने बैठ करके ये फैसला किया कि हिंदुस्तान में आने वाला वक्त जो बीजेपी के हाथों, आरएसएस के हाथों ये कठपुतली बनेगा और संविधान को खत्म किया जाएगा। यहाँ पर दबे कुचले लोगों के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे सिचुएशन और ऐसे हालात में एसडीपीआई की बुनियाद रखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज एसडीपीआई 16 रियासतों के अंदर काम कर रही है और एसडीपीआई कोई खानदानी सियासत की पार्टी नहीं है। एसडीपीआई एक गरीब लोगों के, एक कमजोर लोगों की आवाज बन करके उठने वाली, हक की आवाज को लेकर के चलने वाली का नाम एसडीपीआई है। मैं अगर आपके सामने कांग्रेस पार्टी का नाम लूं तो आपके जहनों में, आपके चेहरों, आपके नजरों के सामने कांग्रेस पार्टी की वो तमाम एक लंबी लिस्ट नजर आने लगेगी इनके लीडरों के चेहरों की। मैं अगर आपके सामने समाजवादी का नाम लूं तो आपके सामने समाजवादी पार्टी के उन लीडरों के चेहरे आपके सामने आने लगेंगे जो लोग इस मुल्क पर, इस हिंदुस्तान की सियासत में जो लोग रहते हैं। मैं आपके सामने अगर जनता दल का नाम लूं तो आपके सामने लालू और जनता दल के वो तमाम चेहरे, हत्ता कि मैं किसी भी सियासी पार्टी का नाम अगर आपके सामने आएगा तो आपको उन लीडरों के चेहरे, उन लीडरों की पॉलिसी आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी खानदान की, किसी के बंगले में, किसी के महल में, किसी के बंगले में बैठ करके ये पार्टी बनी नहीं है। ये पार्टी चौक सड़कों के ऊपर बैठ करके एहतजाज के लिए ये पार्टी बनी है। मालेगांव शहर के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जब बुनियाद रखी गई, हमारी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का एक रूल, एक उसूल है। ये सबसे पहले अपना मेंबर बनाती है। अपना मेंबर बनाने के बाद 6 महीना उनके पीछे मेहनत करती है और उनके अंदर वो सारी सलाहियतें, वो सारे गुण भरती है जो एक सियासी वर्कर, एक सियासी लीडर के अंदर होना चाहिए। 6 महीने के बाद उनकी अलग अलग क्लासेस ली जाती है। हमारी एक वकला की टीम है जो आकर के उनको कानूनी मालूमात देती है। हमारे एक मेडिकल लाइन से हमारी एक टीम है जो आकर के हमारे मेंबरों के अंदर मेडिकल लाइन में आपको कैसे कैसे काम करना है, सोशल एक्टिविटी बताती है कि आपको गवर्नमेंट की कोई स्कीमों से कैसे फायदा लेना है। ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमने जब इसकी मालेगांव शहर के अंदर बुनियाद रखी, जब भी इस मालेगांव शहर के अंदर सियासी लोग आए हैं, इन्होंने सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के मेंबरों, यहाँ की आवाम के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने वर्कर बनाया है और ज़हनी गुलाम बनाया है। एसडीपीआई ज़हनी गुलाम बनाना नहीं चाहती, खुद मुख्तार और मजबूत बनाना चाहती है। हमारे मसले हमको ही हल करना है, हमारे मसाइल के लिए हमको ही लड़ना है, ना कि ये आपस में। स्टेज के ऊपर तो लीडर अलग अलग है, स्टेज के ऊपर एक दूसरे की बुराई करते हैं, मगर जहां पर बंदरबाट करने की बात आती है, जहां पर कारपोरेशन से माल लेने की बात आती है, ठेके लेने की बात आती है, तो ये सारे लीडर एक टेबल के ऊपर बैठ करके बात करते हैं और काम का बंटवारा करते हैं। ये वो सियासी बिजनेसमैन लीडर है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको असेंबली इलेक्शन में नहीं आना चाहिए था, और सही बात है कि इस घने अंधेरे के अंदर, इस गंदे दलदल के अंदर एसडीपीआई ने असेंबली इलेक्शन लड़ने का जो इरादा किया है, बहुत सोच समझकर और बहुत संजीदगी के साथ किया है। इसके नताइज क्या होने वाले ये हमको मालूम है। इसके नताइज क्या होने वाले हैं, इलेक्शन का रिजल्ट क्या आने वाला है, ये एसडीपीआई के उन चंद लोगों को मालूम है जिन्होंने इस
उम्मीदवार को खड़ा किया है जो इसका ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने एक दलदल के अंदर, एक घने अंधेरे के अंदर एक जुगनू की किरण लेकर के निकले हैं। आने वाला वक्त महाराष्ट्र की सियासत में अच्छा नहीं है। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन के नतीजे देखे कि इस मुल्कों के अंदर जहां पर बीजेपी सरकार राज कर रही है, मुझे बताओ कौन से लोग हिंदुस्तान के वो दबे कुचले लोग कहां सुकून से है? दलितों के साथ अत्याचार, मुसलमानों के साथ अत्याचार, क्रिश्चियनों के साथ अत्याचार। यह सरकार सिर्फ उनके मानने वालों के लिए फायदा पहुंचा रही है और हुकूमत के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसके ऊपर तरह तरह के जुल्म और ज्यादती होती है, उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाता है। ऐसे हालात में पूरे मुल्क के अंदर एसडीपीआई काम कर रही है और हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रही है। हिंदुस्तान की किसी सियासी पार्टी के अंदर यह जुर्रत नहीं है कि वो मुस्लिम मुखालिफ सियासत बंद करो कर नारा लगाए। हमारी पार्टी का कौमी नारा है भूख से आजादी, खौफ से आजादी। हमारी पार्टी का कौमी नारा है। हमारी पार्टी ने साफ लफ्जों में यह नारा दिया है कि हिंदुस्तान का हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई का ये नारा है हर मजलूम हमारा है। वो मजलूम फिर चाहे जो भी हो, अगर एक सेकुलर ब्राह्मण भी बीजेपी सरकार के और आरएसएस के खिलाफ बोलता है तो ये सरकार उसको उठा करके जेलों की सलाखों में डाल देती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बुलडोजर का राजकारण चल रहा है। कौन सा सियासी लीडर उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार है? जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर जो अपोजिशन पार्टियां हैं जिनको हम मुसलमान अपने कांधे पे बिठा करके दूल्हा दूल्हा करते हैं, ये सियासी लीडरान भी अपोजिशन में बोलने के लिए तैयार नहीं है। यूपी का राजकारण हमारे अपने सामने है। जब भी हम अखबारात उठाते हैं हमारे सामने वो सारी लिस्टों आ जाती है कि फला मुसलमान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ अगर एहतजाज किया है तो दूसरे तीसरे दिन उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। कहाँ है वहां के वो सियासी लीडरान जो मुसलमानों के वोट लेकर के सत्ता का कुर्सियों के पर बैठ के कुर्सियों का मजा लूटते हैं, मगर जब मेरे मुसलमान भाई का घर गिरता है तो कहाँ है वो उनकी हैबत, कहाँ है उनकी वो जुर्रत? क्यों नहीं उसके ऊपर रोक लगाने की बात करते? क्यों नहीं सदन के अंदर आवाज उठाते? इन्हीं तमाम मुद्दों को एसडीपीआई सड़कों के ऊपर लाती है, कोर्ट के अंदर जाती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मालेगांव के अंदर 3 सालों से काम कर रही है। आज महाराष्ट्र का जो माहौल बनाया जा रहा है, आज महाराष्ट्र जिस सिमत जा रहा है, कौन इसके ऊपर रोक लगाने के लिए, कौन इसको रोकने की बात करेगा? आज असेंबली के अंदर हमारे 8-9 मुस्लिम एमएलए थे। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी होती है। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला वो महाराज, राजगिरी महाराज, ये कमीनी सरकार ये धड़ल्ले से कहती है कि जब तक हमारी सरकार है इसके बाल को बाका नहीं करेगा। कहां थे वो मुस्लिम एमएलए? कौन सा मुंह में लड्डू लेकर के बैठे थे? नबी की अजमत से ज्यादा इनको इनकी चेयर पसंद है, इनकी पार्टी के उसूल पसंद है। ऐसे हालात में एसडीपीआई मैदान में आई है। ऐसे हालात में हम मैदान में आए हैं। आज हम हमारी शनाख्तों के साथ ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। ट्रेन के अंदर सफर करना हमारी हम शनाख्तों के साथ हम सफर नहीं कर सकते। एसडीपीआई ये नहीं चाहती। एसडीपीआई ये चाहती है कि एक ट्रेन के अंदर एक सीट के ऊपर अगर मुसलमान कुर्ता दाढ़ी टोपी लेकर के बैठा है तो उसके बाजू में बड़ा टीका लगा करके मेरा हिंदू भाई बैठे और हम हंसी खुशी से बात करके सफर को तय करें। हम ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ये अमन की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें मालूम है कि इस लड़ाई लड़ने में हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें होने वाली है। हुकूमत की नीयत अच्छी नहीं है, हमें यह मालूम है। हम हुकूमत की चापलूसी नहीं करेंगे, हम हुकूमत से फंड की बात नहीं करेंगे, हम हुकूमत से ये बात करेंगे
जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा विशालगढ़ की मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, बाबरी मस्जिद की तारीख को दौराने का काम किया गया। हमारे मस्जिद के मीनारे को हथौड़े से मारा जा रहा था, गिराया जा रहा था, कलामुल्लाह को जलाया गया, बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर घुस करके नमाजियों को मारा गया। अजीत पवार वहां जाकर के ऐलान करते हैं कि मैं यहाँ के बसने वालों को 200-300 करोड़ का बजट दे करके इनके घरों को तामीर करा दूंगा। तेरा पैसा रख तेरे पास, तेरे करोड़ 2 करोड़ की हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। ऐसे फंड को हम जोते की नोक पर रखेंगे। ये मुस्लिम एमएलए की वो जुर्रत होना चाहिए था कि दादा पैसे फंड दे करके मुसलमानों को लालीपाप मत बता। जिन कमीनों ने मस्जिद के अंदर घुस करके हमारे अल्लाह के कलाम को जलाया है, मेरे मस्जिद के मिंबर को तोड़ा है, ऐसे कमीनों को उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल और इंसाफ दे मुसलमानों को। हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि यहाँ पर बसने वाला हिंदुस्तान में बसने वाला हर मजहब को मानने वाला अपनी आज़ादी के साथ अपनी इबादत गाहों को तामीर कर सकता है, बना सकता है। वो मुसलमानों का तू लाडला होगा, तू प्यारा होगा, जो तेरे से करोड़ों रुपया फंड लेकर के दूसरे लोगों में लालीपाप बांटते होंगे। गैरतमंद और ईमानदार मुसलमान तेरे उसूलों को पसंद नहीं करेगा। क्या कोई चीज हमारे नबी से, हमारे कुरान से बढ़ करके हो सकती है? आज जिस हालात में मुल्क को जा रहा है, आज जिस हालात में महाराष्ट्र जा रहा है, ऐसे हालात में हमको मुत्तहिद होकर के उस पार्टी को चुनना है जो सड़कों पर आकर के एहतजाज करके हुकूमत को मजबूर करे कि अब तुम्हारी धांधली, तुम्हारी चापलूसी नहीं चलेंगी। मैं आपको बताता चलूं कि जब हमने देखा आपके एसडीपीआई काम करने के अंदर बहुत माहिर है, क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं ये एक पढ़े लिखे लोगों की टीम है, और इनके पीछे जो लोग इनके पीछे जिस पार्टी की रहबरी है, जिस पार्टी इनके सर पर हाथ रखी हुई है, वो लावारिस नहीं है। इनके पीछे एक बेहतरीन वकला की टीम काम कर रही है, इनके पीछे एक बेहतरीन सियासतदा काम कर रहे हैं, इनके पीछे एक बेहतरीन हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को लेकर के जो लोग चलने वाले हैं, जिनको मुल्कों की फिक्र है, वो लोग इनके पीछे काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में हमने इस पार्टी का परचम थामा है। 20 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है और ये इलेक्शन तय करेगा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, तय करेगा महाराष्ट्र का मुस्तकबिल, तय करेगा कि महाराष्ट्र में हमको कैसे लोगों को सदन के अंदर भेजना है, ना करके ये हुकूमत के लालीपाप और हुकूमत के फंड के ऊपर हमारे ऊपर तालियां बजाए। सबसे पहले एसडीपीआई ये चाहती है कि महाराष्ट्र में हमारे मेहमान, महाराष्ट्र के सदर सैयद कलीम साहब आ चुके हैं, यूपी से हमारे मेहमान आ चुके हैं, डॉक्टर निजामुद्दीन साहब स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। हम इनको वेलकम कहते हैं, स्वागत करते हैं। ये बहुत पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर एसडीपीआई के लोग खड़े हुए, वहाँ जा करके ये लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। 20 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन महाराष्ट्र के मुसलमानों का दबे कुचलों का अक़लियतों का मुस्तकबिल तय करेगा। जो लोग इस शहर के अंदर राज करते हैं, इन्होंने क्या दिया? टूटी फूटी सड़कें, उबलती हुई गटरें, हमारे बच्चों के स्कूलों को बेच दिया गया। आज जितने 4 लोग जो आपके सामने वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, जहां पर इन्होंने हमको अच्छा शहर नहीं दिया, अच्छी सड़कें नहीं दी, अच्छे हॉस्पिटल नहीं दिए, अच्छी स्कूलें नहीं दी, वहीं पर ये हमारे मासूम बच्चों को स्कूल की अच्छी खिचड़ी नहीं दे रही। ये जितने भी लीडर हैं, ये सब उसके अंदर मलवी से ठेकेदार है। हमारे रोड गटर का पैसा तो ये खा ही रहे, हमारे बच्चों के मुंह का निवाला भी खा रहे हैं और आ रहे हमारे सामने वोट की भीख मांगने के लिए। आपको वोट देना है मगर सोच समझ करके देना है। हमारी आज मालूमात ऐसी आई है कि मालेगांव शहर के अंदर कुछ लोग पेन और डायरी लेकर के निकल पड़े हैं वोटों की तादाद लेने के लिए।
वो कौन सी पार्टी के लोग हैं अभी उसकी हमने तहकीक नहीं की है, मगर इतना हमको मालूम पड़ा है कि किसी को फर्नांडिस और अजीत पवार ने बोले कि 5,000 रुपया वोट लेना है, उसका तुम बजट हमारे पास भेजो। किसी को सिंधी ने बोला है कि तुम हमारे पास वोटों की तादाद भेजो, वो हिसाब से हम पैसा भेजने वाले हैं। अब वो कौन लोग हैं उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं और इसके ऊपर हम नज़र बना करके रखे हुए हैं। मैं आप लोगों से एक ही अपील करूंगा कि 20 तारीख को जब वोट देने के लिए जाए तो 10 मिनट संजीदगी से सोचे कि जो हालात हमारे सामने हैं, ऐसे हालात में हमने तो हमारा गुजार लिया है, हमारे ये मासूम बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं अपील करूंगा कि हमारा निशान कलम है, बटन नंबर 2 है। 2 नंबर के बटन को दबा करके कलम निशान पर वोट लगाए और हमारे उम्मीदवार के हौसलों को बुलंद करें। हमारे जो लोग आप साथ में लगे हुए इनकी हिम्मत और इनके हौसलों को बुलंद करें। 2 नंबर का बटन दबाना है, कलम निशान पर वोट लगाना है। खुदा हाफिज, जय हिंद। वतन की फिक्र करना ना मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना ना मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। वतन की फिक्र करना ना मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है। जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है। धरा क्या है भला अहदे कत्ल के दास्तानों में। न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज के इस जलसे के सदर मोहतरम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के सूबाई सदर सैयद कलीम साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मालेगांव असेंबली हल्के के उम्मीदवार अब्दुल्ला इंजीनियर अब्दुल्ला साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मालेगांव के सभी जिम्मेदारान, मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन व सामीन और मेरी आवाज को सुनने वाली मेरी माँ और बहन, आज महाराष्ट्र के इस तारीखी शहर मालेगांव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हवाले से दूसरी बार मेरा आना हुआ। एक बार पार्टी का कन्वेंशन था, पार्टी के कैडर से मेंबर से मुलाकात करने के लिए आया था। अवामी सतह पे आज पहली बार आना हुआ। साथियों, इलेक्शन का बिगुल बन चुका है, आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू है। मुझे मालूम है कि यहां पर इलेक्शन कमीशन के लोग भी बैठे हुए हैं, मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे यह भी मालूम है कि यहां इंटेलिजेंस के भी मेरे भाई बैठे हुए हैं जो हमें नोट कर रहे हैं, हमारी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मजा तो तब आता जब आचार संहिता न होता, खुल के आमने सामने बात होती, लेकिन यहां बहुत सारी बातें इशारों में कहनी पड़ेंगी। और हमें यह भी पता है कि दूसरी पार्टियों के जो लीडर आ रहे हैं वो कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, कितनी भी नफरत की बात करे, कितनी भी सांप्रदायिकता की बात करे, उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल सेक्रेटरी मेंबर डॉक्टर निजामुद्दीन खान आकर जरा सा अपनी बात कहने में चूक गया तो हमारे ऊपर 153 का मुकदमा कल कायम हो जाएगा। ये लोग
बैठे हुए हैं हमारी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत में नहीं बैठे हुए। आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। लेकिन साथियों, मुअज़्ज़िज़ सामीन, मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना, मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहता है। और आप लोगों से मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक कैडर की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि जज्बे शौक़े शहादत को क्या पूछिए, जज्बे शौक़े शहादत को क्या पूछिए, हमने खुद ही हथेली पे सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। साथियों, ये आप लोगों को गौर करने की बात है, ये आप लोगों को समझने की बात है कि आखिर क्या वजह है कि आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस तरीके से तमाम लोगों की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। आखिर क्यों इस पार्टी को पलटने नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्यों इस पार्टी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा। अभी हमारे साथी मुझसे पहले के मुकर्रिर कह रहे थे कि मालेगांव में अपोजिशन खत्म हो चुकी है। अरे भैया, मालेगांव तो एक छोटा सा शहर है, मालेगांव एक असेंबली हल्का है, मालेगांव एक शहर है। अपोजिशन तो पूरे भारत से खत्म हो चुकी है। और किसी दानिशमंद ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। आज अपोजिशन सड़कों से गायब है, आज अपोजिशन असेंबली ऑफ पार्लियामेंट से गायब है। पिछले 14-15 सालों से इस मुल्क में जिस तरीके से जमहूरियत का नंगा नाच हो रहा है आप लोगों के सामने है। और महाराष्ट्र में 5 साल के अंदर तो सारी हद पार कर चुके। आज ये जो आप लोगों के बीच में 13 उम्मीदवार है, इसमें बहुत सारे लोग तो कहीं से फिट किए गए होंगे, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, जिनकी कोई फिक्र नहीं होगी, जिनकी कोई सोच नहीं होगी। या तो वो किसी के जरिए खड़े किए गए होंगे, या तो उनका मकसद होगा कि कोई 10-20 हजार 50 हजार रुपया 1 लाख रुपया हमको दे देगा और हम खामोश हो जाएंगे। इस तरीके के उम्मीदवार है। लेकिन जो पार्टियां यहां मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है, आज मालेगांव के लोग यहां पर लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन अच्छी बात है मालेगांव के लोगों के लिए कि आपके लिए वोट डालते वक्त सबसे बड़ा मसला वोट डालते वक्त यह होता है कि बीजेपी को हराना है। हर विधानसभा में, हर असेंबली में, हर पार्लियामेंट में लोगों के सामने एक ही फिक्र होती है। पिछले 7 सालों से इस मुल्क में सिर्फ एक बात बताई गई है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ, भारतीय जनता पार्टी को हराओ। हमने जब होश संभाला तो देखा हमारे अब्बा भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे थे, हमारे दादाजी भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे थे। हम भी जब आए तो हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम शुरू किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मालेगांव के लोगों की आज जो हमारी नस्लें बैठी हुई है, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, क्या आप इनको भी भारतीय जनता पार्टी को हराने की वरासत सौंप के जाएंगे, या अपने लिए कुछ करेंगे, या इनके लिए कोई रास्ता बनाएंगे? साथियों, यहां पता चला है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग रहते हैं। जाहिर है कि अगर उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो उत्तर प्रदेश की हवा यहां जरूर आई होगी। और खास तौर से जवानी कुर्बान, वहां एक गेम चलती है, जवानी कुर्बान गेम कहा जाता है, जो अखिलेश भैया के नाम पे अपनी जवानी कुर्बान करते हैं। आज ये लोग, मैं बात वहीं से शुरू करता हूं, समाजवादी पार्टी के लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं। हमारे अबू आसिम आजमी भाई पिछले कई सालों से, दहाइयों से महाराष्ट्र में
असेंबली में नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब ये उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो इनकी बात अलग होती है, जब महाराष्ट्र में आते हैं तो इनकी बात अलग होती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, समाजवादी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होता है, समाजवादी पार्टी अक्सरियत में होती है, समाजवादी पार्टी की हुकूमत अगर चाहती तो उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन दे सकती थी। 18% रिजर्वेशन देने का उन्होंने वादा किया था, याद है? मैं यूपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मुलायम सिंह यादव जो मरहूम हो चुके हैं हमारे बीच में नहीं है, 2014 की असेंबली 2012 की असेंबली से पहले उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में ये नहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आएगी तो 18% आप लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। सरकार बनाई गई, सरकार उनकी बनी, 2012 से लेकर 2017 तक उनकी सरकार चली। अब वो हासिम आजमी साहब वहां गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो लोग समाजवादी पार्टी को अपना वोट नहीं देते हैं उनको अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप जाते हो तो जो समाजवादी पार्टी को वोट न दे उसका आप डीएनए टेस्ट करवाने का काम करते हैं कि वो सही है या गलत है, वो जायज है या नाजायज है, वो हरामी है या हलाली है। वहां आप इस तरीके की बात करते हो और जब आपकी सरकार बन जाती है तो आप महाराष्ट्र में आते हो, वो रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट आप शुरू करते हो। अरे महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट शुरू करने से पहले आपको उत्तर प्रदेश में अपनी हुकूमत से कहना चाहिए था कि आपने वादा किया था कि 18% रिजर्वेशन देंगे। कहां गया आपका वादा? ये दोहरा नजरिया नहीं चलना चाहिए। आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए वोट देने से पहले। अभी उनका एक स्टेटमेंट आया है हाल ही में, उन्होंने कहा है एक तरफ तो आप इंडिया गठबंधन बना के काम कर रहे हो, आपकी सीटों का तालमेल नहीं हुआ, आप सब 10, 12, 15 सीटों में उम्मीदवार खड़ा कर रहे हो। अभी उनका एक स्टेटमेंट आया है अब हासिम आजमी साहब का कि अगर महाराष्ट्र के लोग 7 से 8 MLA जिता के दे दे तो महाराष्ट्र में कोई उनके ऊपर आंख नहीं उठा सकता है ना? आप लोगों से पूछ रहा हूं, स्टेटमेंट है ना हासिम आजमी साहब का? अभी दिया है 10 दिन पहले। मैं अब हासिम आजमी साहब से पूछना चाहता हूं, मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से पार्लियामेंट में 36 मेंबर जिता के भेजे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी के 110 MLA जिता के भेजे हैं। आज जब उत्तर प्रदेश में घरों पे हमारे बुलडोजर चल रहा है तो समाजवादी पार्टी खामोश बैठी हुई है। आज वहां जुल्म-ओ-सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग खामोश बैठे हैं। अखिलेश यादव की जबान नहीं खुल रही है, अब हासिम आजमी साहब की जबान नहीं खुल रही है। एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हो, संविधान की सुरक्षा की बात करते हो, आइन के हिफाजत की बात करते हो, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अवाम मुखालिफ हुकूमतों के जरिए आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अदालत के फैसले हुक्मरानों के जरिए सुनाए जा रहे हैं, बहुदेखियों की आंदोलन हो रही है, घरों पे हमले किए जा रहे हैं। आप यहाँ 7-8 MLA मांग रहे हो और वहां आपके 36 MP तमाशा में देख रहे हैं। उस वक्त संविधान नहीं होता है, वो संविधान की बेहुरमती नहीं हो रही है। संविधान की सुरक्षा अगर करनी है, संविधान की हिफाजत करनी है तो नीति के साथ, ईमानदारी के साथ, जहां जहां भी जिसके जरिए भी संविधान की खिलाफ वर्जी हो रही है, संविधान को बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए आपको सड़कों पर ये 2 गली पॉलिसी नहीं चलने वाली है। कांग्रेस की अगर बात करें तो पूरे मुल्क में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस की सरकार बनाई। अभी राहुल भैया हर स्टेट में संविधान को दिखा रहे हैं, हर स्टेट में संविधान को दिखा रहे हैं, हम संविधान की हिफाजत करेंगे। ऐसे संविधान की हिफाजत होती है? स्टेट से
संविधान की कापियां देकर संविधान की हिफाजत नहीं हो रही है। हो सकती है संविधान की अगर हिफाजत करनी है तो जहां जहां भी संविधान के खिलाफ वो किसी भी हुकूमत के जरिए काम हो रहा है, चाहे वो किसी रियासत में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत संविधान मुखालिफ काम कर रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत संविधान के मुखालिफ काम कर रही है, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को उसके खिलाफ आना होगा, उसके खिलाफ खड़ा होना होगा, चाहे इसके लिए कोई नाराज हो, चाहे इसके लिए कोई खुश हो। लेकिन हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? जुल्मों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और ये बेचारे संविधान के नाम पे हमको धोखा देने का काम कर रहे हैं। साथियों, अच्छा सुविधा नहीं बोलिए। बहरहाल क्योंकि बहुत सारी बंदिशें हैं, उसमें टाइम की भी एक पाबंदी है, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग वक्त के पाबंद होते हैं। वसूल और जातों के पाबंदी हमारी वसूल में शामिल है, हमारी फिक्र में शामिल है, ये हमको सिखाया गया है, ये हमको बताया गया है। अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म के सामने खड़े हो जाओ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक एक तबका जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार रहता है, आवाज उठाता रहेगा, लेकिन वही कानून की पासदारी करना भी हमारी अव्वली जिम्मेदारियों में शामिल है। ऐसी सूरत में मैं आप लोगों से आखिर में ये कहना चाहूंगा कि मैंने बात सड़क और सदन से शुरू किया था। आज जब संसद गूंगी बहरी हो चुकी है, आज जब सड़कें सुनसान हो चुकी है, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, तो आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को देख लीजिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रही है। आज अगर सही मानों में हम सदन में तो नहीं है, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, केरला, कर्नाटक के किसी असेंबली में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, जुल्म किसी के साथ भी हो रहा हो, जालिम कोई भी हो, हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने सड़कों पर एहतजाज किया है, सड़कों पर एहतजाज करती रहेगी। आज बहुत सारी पार्टियों के लोग आप लोगों के बीच में वो आएंगे, उनके लीडर्स आएंगे, आपसे बहुत सारे वादे करेंगे। मैं बहुत सारी बातों को छोड़ते हुए आज आपके मसाइल की बात हुई, आपका मसाइल दब चुका है। फिरका परस्ती का जहर इतना घोल दिया गया है कि सारे इशू, सारे आवामी मसाइल का मसला एक सबसे बड़ा मसला होता है जो हर असेंबली, पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक इशू बन के आता है, और पार्टी के नेताओं को, पार्टी के रहनुमाओं को अपने मंशूर में उनकी बात शामिल करनी होती थी, उनकी बातों को रियलाइज करना होता था, चाहे वो यूपी के बुनकर का मामला हो, चाहे वो बिहार के बुनकर का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र के बुनकर का मामला हो। लेकिन आज माहौल को इस तरीके से नफरत सदा कर दिया गया है कि तालीम का मसला, रोजगार का मसला, पढ़ाई का मसला, दवाई का मसला, खाने कपड़े का मसला, रोजी रोटी का मामला और तमाम मसाइल उसमें दब के रह गए हैं। कोई पार्टी उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे वादे आपके सामने करके जाएंगे। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारे जो उम्मीदवार हैं अब्दुल्ला साहब की तरफ से, आप लोगों से कोई वादा करके नहीं जाऊंगा। आप वोट देंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करेंगे, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जितनी मजबूत होगी उतनी ताकत के साथ आपकी आवाज को उठाएगी। आप वोट दें या ना दें, लेकिन एक वादा मैं आप लोगों से जरूर करके जा रहा हूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों में चाहे जो मसला रहा हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर मसले की बात नहीं करता हूं, पिछले दिनों में जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आपके खिलाफ या किसी भी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है, इलेक्शन के बाद हम कोई इलेक्शन की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हमारी राजनीति इलेक्शन के बाद शुरू होती है और इलेक्शन तक चलती
पार्टी ऑफ इंडिया के किसी अदना कार्यकर्ता को, किसी अदना कैडर को आप आवाज दे लेना, रात के 12 बजे आप आवाज देंगे, वो आपके दरवाजे पर खड़ा नजर आएगा, वो आपकी मदद करता नजर आएगा, वो आपके ऊपर आपके जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा। इन्हीं बातों के साथ, इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। हमने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। खुदा हाफिज। मालेगांव शहर में मुशावरत चौक पर मौजूद शेर मैसूर टीपू सुल्तान टावर, शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम पर बनाया गया एक मखलूकुल हाल और अपनी बेबसी पर रो रहा टीपू सुल्तान टावर की इमारत को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। आज से 100 साल पहले अपने वक्त की सुपर पावर और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जिन लोगों ने मालेगांव शहर से एक तहरीक खड़ी की थी और अपने असबाब, अपने हिम्मत और अपने हौसलों के साथ अपने वक्त की अजीम सल्तनत से जो लोग लड़ गए थे, जो उन 60 शहीदों के नाम पर जो बेतुकी इमारत शहीदों की यादगार के पास थी, उसे तोड़कर और भी बेकार तरीके से जो उल्टी बंदूक लगा दी गई है, उस इमारत को भी मैं मेरा सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त स्टेज पर मौजूद साकिब शेख साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ईद के दिन लश्कर वाली ईदगाह पर फलस्तीन का झंडा लगाया था, जिसके ताल्लुक से हमारे एमएलए साहब ने कहा था कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आज इस स्टेज से मैं ये कहना चाहता हूं कि हर मजलूम और हर मजलूम के हक में, फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करने वाला मेरा भाई है एसडीपीआई, उसके साथ खड़ी हुई है। आज मालेगांव शहर के अंदर जब हम लोग एसडीपीआई का झंडा लेकर निकलते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये कौन सी नई पार्टी आ गई, ये कौन लोग हैं जिनका ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, न इनके चाचा आमदार, न इनके दादा कारपोरेटर, उसके बावजूद ये कौन लोग हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये बेबाकी से अपनी बात आवाम के सामने चौक चौराहों पर रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मालेगांव शहर के अंदर गुज़िश्ता कई सालों से हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक में आवाज उठाने वाला कोई नहीं, हमारे हक में आवाज उठाने वाला, हमारे मसाइल पर बात करने वाला कोई नहीं। हमने ये चीज महसूस की कि पूरे मुल्क के अंदर और साथ ही शहर के करीबी इलाकों के अंदर जो आरएसएस के, बजरंग दल के, गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को मारने पीटने वाले जो गुंडे घूम रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं। आउटर का मिनिस्टर दादा उसे हमारे एक नौजवान को हाईवे पे गाड़ी में से निकाल के मारता है, उसकी बेइज्जती करता है और हमारे आमदार साहब उसके सर से फूल झाड़ते हैं। कौन हमारे लिए आवाज बुलंद करेगा? आज मालेगांव शहर के अंदर हमने बहुत दिनों से महसूस किया कि जो सियासत हो रही है वो मेमोरेंडम की सियासत हो रही है। 4 लोग को लेके जाओ पुलिस कमिश्नर के पास या कमिश्नर के पास, एसपी के पास और मेमोरेंडम दे करके वापस आ जाओ। उसका कोई फॉलो अप नहीं, उसका क्या असर हो रहा है, कुछ नहीं। मैं आज आप लोगों को इस स्टेज के तवज्जुह से बता देना चाहता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो पार्टी है जो हर मजलूम के हक में, हर मसाइल पर बात करती है। अगर मैं माजी में आपको लेकर चलूं तो जो 40 गांव के अंदर जो बुजुर्गों को ट्रेन के अंदर मारा पीटा गया, जो कि हमारी मालूमात के मुताबिक हमारे साबिक आमदार शेख आसिफ साहब के रिश्तेदार हैं, उनकी मदद करने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। ये यहां पर मौजूद अब्दुल्ला इंजीनियर साहब है, इन्होंने फोन लगा करके एसडीपीआई मुमरा की टीम को
भेजा उन बुजुर्ग के पास, मनियार, क्या नाम था, अशरफ मनियार साहब के पास, और उनको ले जा करके रेलवे पुलिस कमिश्नर के पास FIR करवाई। आज भी उनको मारने वाले, उनकी बेइज्जती करने वाले, उनको मां बहन की गालियां देने वाले जेल की सलाखों के अंदर, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम है। अगर मैं आपको बताऊं कि मालेगांव शहर के अंदर ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि नामूस रिसालत के नाम पर गुस्ताख रसूलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। 12 नवंबर का मामला आपके सामने, एक मलून ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, उनके खिलाफ कुछ लोगों ने मिलकर के एहतजाजी मुजाहरा किया, उनके ऊपर केस बना दिया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो पार्टी है, SDPI वो पार्टी है जिसने गुज़िश्ता दिनों स्वामी नरसिम्हानंद, जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ जाकर के FIR करवाई कुल जमाती तंजीम के साथ मिल करके। हम जड़तोड़ इलाज करना चाहते हैं मुल्क समेत और हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फिरका परस्त नाज़िर हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी के नाम पर, कुर्ते के नाम पर मारते हैं, ठोकते हैं, उनको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि इनके ऊपर कोई गुनाह दाखिल होगा, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। उल्टा जो BJP के लोग हैं वो तो इनका फूलहार करते ना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मालेगांव के अंदर हमने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर मजलूम के साथ मिलकर के कानूनी तौर पे, समाजी तौर पे, माशी तौर पे हर तरीके से उनकी मदद करने का काम करती है। अगर मैं हमारे मालेगांव शहर के ताल्लुक से बात करूं तो पूरा शहर गढ़ों का, खड्डों का, आमाज का बना हुआ है। जो दो लोग हैं आजी और माजी, मैं अगर ऐसा कहूं कि सियासी सांड है जो आपस में लड़ रहे हैं, दो सांडों के लड़ने से खेत का क्या नुकसान हो रहा है उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बात करूं शान हिंद साहबा मुस्तकीम डिग्निटी साहबा की कि वो तालीम और रोजगार की बात करते हैं, अरे आपका क्या रोजगार है बताओ स्टेट से लोगों को। 50-50 लाख की गाड़ी में घूमने वाले हमारे आजी माजी आमदार, हमारी शान हिंद साहबा, आपका क्या रोजगार है बताइए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के किसी भी एक कैडर, किसी भी एक मेंबर को आप उठाकर पूछ लीजिए, पहले अपना काम करते हैं, अपना धंधा करते हैं, उसके बाद आकर कौन का काम करते हैं। ये पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आप तालीम की बात करते हो, मुस्तकीम भाई को पहले समझाओ कि मालेगांव शहर नहीं होता, मालेगांव शहर होता है। शान हिंद नहीं होता, शान हिंद होता है। पहले घर में तालीम दो, चौक चौहारों पर, चौक पर, कॉर्नरों पर ढोलता से बजाकर मदारी की तरह हरकतें करना बंद करो। तालीम की बात करो, रोजगार की बात करो। मालेगांव शहर बुनकरों और मजदूरों का शहर कहलाता है। आज भी आजादी के 60-70 साल गुजरने के बाद भी इनके अब्बा 35 साल आमदार, उसके अब्बा 10 साल आमदार, हमारे मुफ्ती साहब 10 साल आमदार, बुनकर दोस्त, बुनकरों के मसाइल पर बोलने वाला, हमारे मजदूरों बुनकरों को अपने कारखाने तक जाने को रास्ते नहीं है। कहां है आपकी नुमाइंदगी? आज तक मालेगांव की जो रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली सनत है, हमारी बुनकर सनत, उसके ताल्लुक से कोई भी इस्लाह का काम, कोई आवाज उठाने का काम एकदम हतमी तौर पर नहीं हुआ। मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने यह तय किया है कि हम जीत कर आए या ना आए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मालेगांव शहर में टेक्सटाइल पार्क की मांग करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे अज़ाम है कि हम मालेगांव शहर के अंदर जो आमतौर पर लोग महसूस करते हैं कि अपोजिशन खत्म हो चुकी, किसी के भी किसी भी काम पर कोई बोलने वाला आज मालेगांव शहर के अंदर मौजूद नहीं है। ये टकेवारी की सियासत, ये मफाद परस्ती, इनका मुंह खुलता है तो जैसे ही
सूटकेस का मुंह खुलता है, मुंह बंद हो जाता है। तमाम सियासी लीडरान का यही हाल है। मालेगांव शहर के अंदर अगर कोई मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, मेरी माओ बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे दोस्तों से, कि 20 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के अंदर जो हमारे एसडीपीआई के नामजद उम्मीदवार हैं मोहतरम जनाब अब्दुल्ला इंजीनियर साहब, इनको 2 नंबर का बटन दबाकर कामयाब करें। मैं कहना चाहूंगा कि पढ़े लिखों को कलम निशानी और एसडीपीआई को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, इतना कहकर मैं अपनी बात करते रहता हूँ। सियासी रहनुमा शोला बया मुकर्रिर जनाब सैयद कलीम साहब अपने अंदाज में आपसे खिताब फरमाएंगे। जनाब सैयद कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर मालेगांव के अंदर हमारा ये जलसे आम एसडीपीआई के उम्मीदवार अब्दुल्ला इंजीनियर साहब के प्रचार के अंदर ये रखा है। आप सभी शहरियान मालेगांव से पुरखुलूस ये दरख्वास्त की जाती है कि आप जो है तो अब्दुल्ला इंजीनियर साहब को भरपूर हिमायत करते हुए कसीर तादाद में वोट डालकर जो है तो जिताना है। आपको मैं मुख्तसर अंदाज में ये बताना चाहता हूं कि एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस पार्टी को, इस सियासी तहरीक को हम खास करके उम्मत मुस्लिमा की क्यों ये जिम्मेदारी है कि हम इस पार्टी को बहुत जल्द, बहुत तेजी के साथ में जो है तो एक मजबूत क़यादत की शक्ल में पूरे मुल्क से जो है तो खड़ा करना है। आप सब सोशल मीडिया के जरिए से ये जान चुके होंगे कि मैं खुद एसडीपीआई का स्टेट प्रेसिडेंट सैयद कलीम, औरंगाबाद के जो माजी खासदार है सैयद इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने औरंगाबाद ईस्ट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। वहां के वो उम्मीदवार है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। उसी विधानसभा, उसी असेंबली के अंदर उनसे पहले मेरा जो है तो नॉमिनेशन फाइल हो चुका था, लेकिन एमआईएम से खासदार इम्तियाज जलील साहब से हमने बातचीत कर कौम व मिल्लत के मसाइल को सामने रखकर, महाराष्ट्र और मुल्क के हालात को देखकर हमने अपना नामांकन वहां से वापस लिया। मैं आपको ये बता दूं कि मालेगांव शहर से 10 गुना ज्यादा एसडीपीआई का काम औरंगाबाद शहर के अंदर है। मैं आपको बता दूं, जहां पर बड़ी बड़ी जमातें, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लीडरशिप और कायदीन जो हमारे अपने मसाइल जब महाराष्ट्र के अंदर खड़े हुए थे, औरंगाबाद शहर के अंदर जब खड़े हुए थे, ये तमाम के तमाम लोग खामोश थे। उस वक्त औरंगाबाद शहर में किसी की आवाज गूंजी तो वो आवाज का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। आपको अगर तफसील बताने का भी वक्त नहीं है, किसी को तफसील चाहिए तो हमारा ऑफिस है मालेगांव के अंदर, आप आके तहकीक करिए, सवाल करिए, एक एक पॉइंट हम जो है तो आपको रख के बताएंगे, फिर आप खुद उसकी तस्दीक करना। महाराष्ट्र के अंदर 2012 से हम काम शुरू किए, लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक 6 साल महाराष्ट्र के अंदर एसडीपीआई को हमारी नेशनल क़यादत ने रोक के रखा। कहा कि वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एमआईएम जैसी पार्टी है, तुम भी अगर काम शुरू करोगे, क्योंकि हमारा बेस भी मुस्लिम समाज है, उनका बेस भी मुस्लिम समाज है, तुम भी कौम व मिल्लत के लिए करते हो, वो भी कौम व मिल्लत के लिए करते हैं, इंतशार पैदा ना हो, इसलिए महाराष्ट्र में एसडीपीआई को रोकना है।
ये फैसला, ये दूरंदेशी के साथ में काम करने वाली ऐसी क़यादत का नाम है एसडीपीआई। लेकिन 2022 के अंदर जब दोबारा हम महाराष्ट्र में काम शुरू किए, 10 साल पीछे मुड़कर देखे तो हमारे को ये महसूस हुआ कि काश हम 10 साल पहले रुकते नहीं थे, ये काफिले को आगे लेके जाते थे तो महाराष्ट्र में आज यूपी, राजस्थान, एमपी के जैसे हालात हमको दिखाई दे रहे हैं, वैसे हालात आज महाराष्ट्र के अंदर नहीं दिखाई देते थे। एक ताकतवर, एक हिकमत के साथ, एक दानिशमंदी के साथ, एक हौसले के साथ, एक जुर्रत के साथ इस पार्टी अगर ये काम करती थी तो आज महाराष्ट्र के अंदर हमारे एक चाचा, बुजुर्ग चाचा, जिनकी ट्रेन में दाढ़ी पकड़ी गई, जिनको मजहब के नाम पे गाली दिया गया, जिनको नांडे जैसे अल्फाज बोला गया, जिनके इस्लाम धर्म पे गाली दी गई, वो आज महाराष्ट्र में होने से 4 बार सोचा जाता था। जब हमारी आंखों के सामने हमने देखा कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर हथौड़ा चला, हथौड़ा चलते वक्त हमने दिल में सोचा क्या यहां पर मुसलमानों की कोई क़यादत नहीं है महाराष्ट्र में? ये हथौड़ा चल रहा है लेकिन यहां पर आवाज बुलंद करने वाले कोई नहीं है। औरंगाबाद में उस्मानाबाद का नामांतरण, नाम तब्दीली का जब मामला आया, हमने देखा कि पूरी क़यादत महाराष्ट्र के अंदर सोई हुई थी, कोई आवाज बुलंद करने के लिए तैयार नहीं था। आप बोलेंगे कुछ था तो आवाज जरूर उठी थी, लेकिन वो आवाज ईमानदारी के साथ और मजबूती के साथ और पुख्तगी के साथ में नहीं थी, बहुत महदूद थी, जिसका नतीजा था कि ये नामांतरण, ये नाम तब्दीली उन लोगों ने चेंज नहीं किया। लोग कहते हैं कि भाई उनकी हुकूमत है, उनके पास पावर है, उनके पास ये है वो है करके। मोरी दिल के दर्द के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी क़यादतों की क्या जिम्मेदारी थी? वो जिम्मेदारी के क़यादतों ने निभाया है क्या? ऐसे कई मामलात है। जब त्रिपुरा के अंदर मस्जिद जलाने के नाम पर रजा एकेडमी के पूरे महाराष्ट्र में रैलियां निकल रहे थे, अमरावती में जो तो दंगा हुआ, मालेगांव के अंदर दंगा हुआ करके ऐसे कहा जा रहा है, नांदेड़ के अंदर मामलात हुए, परभनी के अंदर मामलात हुए, बताइए क़यादतें कहां है? हमारे नौजवानों के ऊपर सैकड़ों, मालेगांव के अंदर, अमरावती के अंदर, नांदेड़ के अंदर, परभनी के अंदर हर जगह जो है तो झूठे एफआईआर दर्ज कराए गए, केसेस कराए गए, रजा एकेडमी के ऊपर बैन लगाने की बातें की गई। उस वक्त कहां थी हमारी क़यादतें? ये सब चीजों को हमने नजर में रखा। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इलेक्शन लड़ने का जब हमने फैसला किया, उस फैसले में हमने पहली तरजीह ये दी कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और उनकी सोच वाली पार्टियों को सत्ता से दूर रखना है, और ये जो उम्मत मुस्लिमा है, ये मुस्लिम समाज है, इनके ऊपर आए दिन जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो सकल हिंदू समाज के नाम से हो, हिंदू आक्रोश मोर्चा के नाम से हो, या फिर ये 1.5 फुटिया जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले जो खुलेआम कहते हैं मीरा रोड पे खड़े रहकर कि हम चुन चुन के मारेंगे, दूसरी रैली में कहते हैं कि मस्जिदों में से निकाल के मारेंगे, फिर उसके बाद कहते हैं कि मस्जिदों से झंडे खींच के निकालेंगे, मस्जिदों से भूखे खींच के निकालेंगे। ये सारी जब बातें हो रही थी, उस वक्त हमने महसूस करके ये कहा कि नहीं, इस वक्त 2 तरजीहात हमको देना है इलेक्शन लड़ने के अंदर। पहला तरजीह है बीजेपी और उसकी सोच वालों को जो है तो सत्ता से दूर रखना। आज महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 3 साल काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा असेंबली सीटों के ऊपर आज हमारा बेस है, 100 से ज्यादा सीटों के ऊपर हमारा बेस है। वो होने के बावजूद भी सिर्फ 11 सीट पे हमने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। उसके बाद जहां जहां हमारा बेस है वहां पर हमने ये फैसला किया कि हम बीजेपी और उसके सोच वालों को हराने के लिए काम करेंगे। दूसरा हमारा तरजीह था
दूसरा हमारा तरजीह मुस्लिम समाज के वोटों को इकट्ठा करना है, इसको बंटवारा होने नहीं देना है और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज के नुमाइंदे को असेंबलियों के अंदर भेजना है। ये हमारी नीयत और ये हमारी सोच है। इसके तहत ही आपको हम बताना चाहते हैं, हमारे मालेगांव के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब से हमने इलेक्शन से 2 महीना पहले राब्ता किया, उनसे मुलाकात की। मुफ्ती साहब, हमने कहा मुफ्ती साहब, हमको उलमा की क़यादत की जरूरत है। सियासत के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो मदरसे से निकलने वाले उलमा इकराम हैं, जो हुफ्फाज इकराम हैं, ये सियासी मैदानों के अंदर आना है। इन्हों अगर आएंगे तो यकीनी तौर पर ये समाज के अंदर एक खुशबू, एक इंसानियत, एक हमदर्दी का पैगाम लेकर जो है तो उतरेंगे। मदरसा ये नाम ही इंसानियत का है, ये नाम ही खुशबू का है, ये नाम ही मोहब्बतों का है। इसलिए उलमा इकराम की क़यादत हमको लाना है इस मुल्क के अंदर। हम चाहते हैं कि वो क़यादत दोबारा खड़ी की जाए, वो क़यादत जिन्होंने जो है तो इस मुल्क से अंग्रेजों को निकालने के लिए मैदानों के अंदर आए थे, सिर्फ वहां तक वो खामोश नहीं रहे। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान बनाने के लिए बैठे तो उनके लिए सबसे मजबूत साथी कोई मिला तो वो साथी का नाम है मौलाना हजरत मोहानी, जो है तो बाबा साहब अंबेडकर के बाद सबसे ज्यादा अहम रोल उन्होंने अदा किया जो संविधान लिखने के लिए। दूसरा नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली। ऐसे कितने उलमाओं का नाम है जिन्होंने इस मुल्क का संविधान बनाया, इस मुल्क की क़यादत करने के लिए आगे आए। अरे जब मुल्क आजाद हुआ तो मुल्क का पहला वजीर तालीम जो शख्स था वो मदरसे का एक तालिब इल्म था, उनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हमने कहा मौलाना, हम चाहते हैं कि हमारी ये उलमाओं की क़यादत ये पूरे महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हो और ये शुरुआत जो है तो पूरे मुल्क तक जाए और अपना एक नुमाया किरदार हमारे उलमा सियासत के अंदर भी निभाए। ये इंसानियत तरस रही है, बात सिर्फ उम्मत की नहीं है, पूरी इंसानियत का चैन और सुकून गारत हो रहा है। जुल्म और सितम बढ़ते जा रहे हैं, नहा हुकूक को छीना जा रहा है। इंसाफ करेगा तो कौन करेगा? इंसाफ करने वाले सिर्फ हमारे मदारिस वाले हैं, ये मदारिस वालों को आना पड़ेगा। उस वक्त मौलाना ने बहुत अच्छी तारीफ की, एसडीपीआई बहुत अच्छी पार्टी है, एसडीपीआई की क़यादत बहुत अच्छी तरबियत करती है नौजवानों की, एसडीपीआई के लोग बहुत मुखलिस लोग हैं, बहुत तारीफ किए। हम सोचे अब आने वाले इलेक्शन के अंदर मौलाना का हाथ पकड़कर हम कांधे से कांधा मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इलेक्शन में एक नई पहचान बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मौलाना ने हमको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। करते करते मौलाना की एक बात जो है तो मेरे कानों तक आई। मौलाना ये कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मालेगांव शहर से वाबस्ता बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना महफूज उमरान नोमानी साहब ये कहते हैं कि मेरा भी जो है तो दिल बोल रहा है इलेक्शन लड़ना है। तो हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब ये जुमला कहते हैं कि आप मौलाना इस सियासत में आना है तो आइए, लेकिन यहाँ पर रूहानियत खत्म हो जाती है। मौलाना साहब कह रहे हैं रूहानियत खत्म हो जाती है। आपके जरिए से मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब हक और ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ये सियासत का प्लेटफॉर्म है, सियासत के जरिए से मजलूमों के जो आंसू पोंछे जा सकते हैं, सियासत के जरिए से गरीबों की जो किफालत की जा सकती है, सियासत के जरिए से अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को जो संवारा जा सकता है, सियासत के जरिए से बीमारों को उनकी तकलीफों को जो दूर किया जा सकता है, सियासत के जरिए से हमारे बेनिका बैठी हुई माँ बेटियों को अगर हम जो है तो उनकी मदद करके जो है तो निकाहों के अंदर लाया जा सकता है और कि इंसानियत
का सबसे बेहतरीन खिदमत अगर सियासत के जरिए से हो सकती है तो इससे अच्छा और कौन सा प्लेटफॉर्म है आप बताइए। हम भी वो सियासत को तर्क करके वो प्लेटफॉर्म को हम अपनाएंगे। कोई और प्लेटफॉर्म है क्या? कोई एक और प्लेटफॉर्म है क्या? कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यह सियासत वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से इतने तमाम शोबे के अंदर सबसे अच्छी, सबसे जबरदस्त, सबसे ज्यादा हम खिदमात को अंजाम दे सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो जो इंसानियत का दर रखने वाला आदमी है, जो है तो अपनी उम्मत के लिए कुछ करना चाहता है, जो आने वाले हालात का मुकाबला करना चाहता है, तो यकीनन अपने दायरों से निकल के बाहर आओ, अपने दायरों से निकल कर बाहर आओ। सियासत के अंदर अपनी सलाहियतों को वक्फ करो। वो सियासत के अंदर आपकी जो सलाहियतें हैं, इंशाअल्लाह वो हमारी नस्लों को दुनिया में फायदा पहुंचाएंगी, आखिरत में आपके लिए भी वो फायदेमंद होगी। ये बातें आपको समझना है, ये बातें आपको समझना है। मैं ये चाहता हूं कि हम जो है तो एक अजीम इत्तेहाद को लेकर उठने की कोशिश में है, लेकिन हमको जो लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, हमको जो नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है और हमारी बातों को जो बेवजन किया जाता है, मैं ये बोलता हूं कि आप हमारे से अच्छी तजवीजें लाके बताओ, हमसे अच्छे प्लान लाके बताओ, हमसे अच्छी सोच लाके बताओ। अल्लाह को गवाह रखता हूं, आपको गवाह रखता हूं, अगर ये लोग हमसे अच्छा करना शुरू करेंगे, हम भी हमारा कारोबार, हमारा घर, हमारा बीवी और हमारा बच्चे, ये सोचकर आपकी जो मदद होना वो करेंगे। हम ये स्टेज बंद कर देंगे। लेकिन अफसोस के साथ 15 साल का हमारा तजुर्बा है, हमने सबको आगे करके देखा। कोई उम्मत के लिए मुखलिस नहीं है, कोई उम्मत के लिए सच्चे दिल से आने को तैयार नहीं है, कोई उम्मत के लिए कुर्बानियां देकर अपनी सलाहियतें लगाकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। जो हो रहा है वो सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखावे जैसा हो रहा है। ये तमाम बातों को आप अहिल्या ने मालेगांव शहर सोचिए, समझिए, देखिए। 20 तारीख के दिन फैसला करिए। एसडीपीआई को भारी तादाद में वोट देना है, जीतो या हारो, आपका एक वोट भी वेस्ट होने नहीं देंगे हम इंशाल्लाह। एक वोट भी वेस्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर हम हार भी गए तो एक बेहतरीन अपोजिशन कैसे होता है वो आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। और आने वाले दिनों के बाद, इलेक्शन खत्म होने के बाद वक्त आने वाला है, मदरसों का मसला आने वाला है, आज कॉमन सिविल कोड का मसला आने वाला है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एसडीपीआई हारो या जीतो, सफे अव्वल में आप देखेंगे इंशाल्लाह इस पार्टी को। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।